और सीधे ले चलते हैं आपको सीएम मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, देखते हैं। मीटिंग्स हुई हैं स्टेक होल्डर्स से और कुछ लोगों से व्यक्तिगत चाहे पत्राचार के माध्यम से उन्होंने सुझाव भेजे, व्यक्तिगत मिल करके भी बातचीत हुई। तो ऐसे चाहे कोई भी इस बजट की समझ रखने वाला छोटे से छोटा भी हमारा कोई जानकार व्यक्ति, कोई स्टेक होल्डर हो, हमारा कार्यकर्ता हो, और जो बड़े से बड़े ऐसे भी स्टेक होल्डर्स, खासकर जैसे मैं नाम लूँ तो डॉक्टर्स में हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया, उन तक भी, फिर हमारे जो मेदांता के डॉक्टर तलवार त्रेहन, डॉक्टर त्रेहन, हाँ, डॉक्टर वी.के. पॉल रेड्डी, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके अंदर शामिल हुए जिन्होंने अपने अपने ढंग से सारे बजट के बारे में, और सब ने इस बात की प्रसन्नता जाहिर की, संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी, 73 विधायक, उसके अंदर 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा, और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आया हमारे पास। सुझाव में से काफ़ी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहाँ कहीं बजट की मांग की गई है, चूँकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें हम। अभी विपक्ष का जहां तक विषय है, इस बार बजट को बहुत एक नए प्रकार का आयाम हमने दिया है, और उस नए प्रकार के आयाम में हमारे विपक्षी मित्रों को काफ़ी कुछ तो ऐसे लगा कि ये इस प्रकार का बजट भी हो सकता है क्या, क्योंकि बजट में आंकड़े तो जो होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो कोई हमारी बनाई नहीं होती, वो CAG बनाती है कि उसके अंदर कितना घाटा होगा और कितना किस प्रकार का घाटा होगा। उसमें टर्मिनोलॉजी में यहाँ आपने इसको कैपिटल में क्यों जोड़ दिया, इसको रेवेन्यू में क्यों नहीं जोड़ा, रेवेन्यू में क्यों जोड़ दिया। हालांकि उसको सारे को जवाब मैंने दिया। उनको जवाब देने के बाद भी जब वो बहस का विषय आया तो हमने ये भी कहा कि आप और हम सब बैठ करके क्लासरूम में बैठते हैं और हम सब समझ सकते हैं, लेकिन हमारे सारे विषय, पहली बात तो यह है कि बहुत से विषय तो उनको पढ़ने में भी गुरेज करने लगे, पढ़ने में भी नहीं आए, समझना तो दूर की बात है। वो शब्द भी हमको बताने पड़ते हैं कि इसका क्या शब्द है। अब हमने जैसे वज्र, इसका जो बजट है, ये शब्द हमने प्रयोग किया, तो वज्र बजट में भी वो उलझ गया कि यह क्या। हमने उसको कहा ये डायमंड बजट है। डायमंड का मतलब आगे लंबे समय तक भी, हम 25 साल तक इसकी एक दिशा ये तय करने वाले हैं। और उसका जो पंचसूत्री कार्यक्रम उसका उन्हें बताया था, उसको अर्थव्यवस्था को वज्र जैसी शक्ति देने का जो वी शेप की रिकवरी का विषय था, उसके अंदर मैंने कहा कि इसमें फोकस होगा अंत्योदय पर। अब अंत्योदय शब्द सब लोग परेशान हैं कि ये क्या है। अच्छी खुशी की बात है कि एकाध मेंबर उनका जो अच्छा थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा है, उसने इस शब्द को प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आज ही हमारे कौन थे वो डबवाड़ी के अमित शाह ने उस लाइन पर बोला कि कमजोर से कमजोर वर्ग की तरफ हमको ध्यान देना है, तो उस नाते से उसने इस बात की खुशी प्रकट की है। और वो जो सोच है, उस सोच को उसने सराहा भी है। तो अंत्योदय के दर्शन को और एक प्रकार से उन्होंने पकड़ा है। अब ऐसे ही हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया कि हम इसमें सतत विकास, अब वो सतत विकास को भी ठीक से समझ नहीं पाए, मुझे बताना पड़ा कि इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। अब क्योंकि ये एक हमने 2030 तक हरियाणा में हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट छपा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने किस विषय को किधर लेके जाना है। बजट ऐसे ही नहीं है कोई आंकड़े जोड़ दिए, इधर दाएं और बाएं के दोनों मिला दिए तो इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक है, वो भी होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर होने चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज
वो बराबर रहनी ही रहनी चाहिए। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वो बराबर रहना ही रहना चाहिए, उसमें कोई बड़ा वो साइंस नहीं है। लेकिन किस चीज़ में क्या होना चाहिए, क्या हमको सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जाना है, क्या हमको कैपिटल एक्सपेंसेस में ज़्यादा जाना है, क्या हमको रेवेन्यू एक्सपेंस में ज़्यादा जाना है, क्या हमको मानो सर्विसेज में ज़्यादा जाना है, या हमको सोशल सेक्टर में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कैसे हमको कम करने हैं, एसेट्स में से कितना पैसा हम कैपिटल में से कितना निकाल सकते हैं। अब उन्होंने विषय उठाया कि आपने कहा कि जिसमें उन्होंने सीएजी का पहरा भी बताया कि इतना आपने कहा था, आया इतना ही है। अरे भाई 2 साल में कोविड में हम वो कैपिटल एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ये हमें पता है। इस बार भी हमने उसका 5000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। बहुत ऐसा सरकारी एसेट्स बहुत है जो आज एक प्रकार से यूटिलाइजेशन जिसकी नहीं हो रही है, सरप्लस हो गए या बेकार पड़े हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, उनका अगर मोनेटाइजेशन करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, उस पैसे कहीं और लगाएंगे। उदाहरण के लिए अंबाला में एक हमारा विट्टा का प्लांट है। अब वो जब कभी लगा था वो जगह एकदम शहर के बाहर थी, खेतों में थी। आज वो शहर के अंदर आ गई। 15-16 एकड़ जमीन है। आज मैंने पूछा 15-16 एकड़ जमीन कितने की होगी? कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की। अब 600-700 करोड़ रुपए का एक प्लॉट, उस पर विटा अगर चलता रहेगा तो उसका फायदा क्या है? तो उसको आज हम यही 15-16 एकड़ या 20 एकड़ बाहर ले जाएंगे तो हमको 8-10 करोड़ मिल जाएगी। इसका मोनेटाइजेशन क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ही कैसे बल्लभगढ़ का है। तो बहुत सारे हमारे टूरिज्म के जितने भी ऐसे स्थान हैं, अब उनका उतना ज़्यादा जो जनता को कभी फायदा हुआ था रोड साइड टूरिज्म का, आज वो नहीं है। आज उनको मोनेटाइज करना ही करना होगा, उसका लाभ कहीं और लेंगे। तो ऐसा ये विषय सब हम कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के सतत विकास की मैंने बात की, अंत्योदय की। तीसरा हमने उसमें जोड़ा है कि लोगों की भागीदारी, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए एक नई टर्म हम लेकर के आए हैं। और वो पहले तो पीपीपी चलता था, प्राइवेट क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने एक टर्म दिया जीसीपी, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो कम्युनिटी का पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आज सरकार में एम्प्लॉइज और सब अधिकारी तो मिलाकर के 3 लाख हैं, और हमारे आउटसोर्सिंग के इसके उससे लगा लेंगे 1 लाख और लगा लो 4 लाख हैं। लेकिन 4 लाख लोगों के अलावा भी समाज में सेवा करने का भाव रखने वाले बहुत लोग हैं, और 3 लाख लगभग हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो क्या रिटायर्ड लोगों में जिनमें क्षमता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्या? वो सामाजिक काम करते हैं खूब, लेकिन सरकारी सिस्टम अभी तक नहीं था। हम उस सरकारी सिस्टम को लेके आए। हमने सबके लिए एक समर्पण पोर्टल बनाया। वॉलंटियर्स इस नाते से दर्ज करो। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनका जी मैं रिटायर हूँ, बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप उसमें अपने आप को पोर्टल को में रजिस्टर कराओ, हम आपको काम बताएंगे। और अब हमारे बजट के बाद ये सारे जितने काम है पब्लिक पार्टिसिपेशन के, ये सब चलेंगे। हम एक एक परिवार की पहचान करने के लिए हम लोग जो है परिवार पहचान पत्र लेके आए, और उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने तो ये कहा है कि हम जैसे कहते हैं ना, हम नीचे तक के लोगों की चिंता करेंगे, यानी नीचे तक जाएंगे। हमने घोषणा की कि नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब गरीब से गरीब परिवार जो शायद 20-30 हज़ार रुपये साल का ही कमाता है, 2-3 हज़ार रुपये में गुजारा करता है, भले वो 2 या 3 मेंबर होंगे, रूखी सूखी खाते होंगे, कहीं किराया की या किराया भी नहीं होगा तो कहीं मांगी झोपड़ी में रह रहे होंगे, या कहीं सड़क किनारे अपनी कोई छोटी मोटी झोपड़ी लगा के बैठे होंगे। ऐसे परिवार भी तो हैं। तो चिंता उनकी भी करेंगे, उनके रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके सिर पर छत कैसे आए, ये सब सिस्टम शुरू करेंगे। और इसके लिए हर एक विभाग पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अगले वर्ष को हम ये कहें कि ये जो अंत्योदय की हमने धारणा ली है, सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। कोई ताकत इसमें हमको अब जो है रोक नहीं सकती इसे बढ़ने के लिए। केवल अब गरीबी हटाओ नारा नहीं, बल्कि वास्तव में इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इसकी हमने आउटलाइन बना ली है। एक होता है केवल सोच अच्छी है, गरीबी हटाओ, लेकिन नारा बना के लोगों को प्रभावित करना नहीं। करना क्या है, इस पर हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा अंत्योदय के मेले हमने लगाने शुरू किए हैं। उन मेलों में 2 राउंड हमारे हो गए हैं, 1 महीना छोड़ के तीसरा राउंड फिर शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और इसमें हर मेले में 1-1.5 लाख परिवार आते हैं। परिवार तो ये कम से कम 18-20 लाख है जिनकी मदद करनी है। तो इसलिए 18-20 लाख का मतलब हमको साल भर 10-12 मेले ऐसे लगाने पड़ेंगे।
और लगाने के बाद उसको परस्यू भी करना पड़ेगा कि कोई आदमी 1,50,000 2 लाख लोन हमने दिलवा दिया बैंक से, तो क्या उस 2 लाख का ठीक काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान कोई नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गरीब आदमी की, छोटे किसान की कोई नहीं देख रहा। हम उनके ऊपर अब उसको उनका वेलविशर कहेंगे, उनका क्या कहेंगे, हमने योजना बनाई है शतोद्यमी, क्या शतोद्यमी योजना, हाँ, तो शतोद्यमी अंत्योदय परिवार योजना है। 100 उद्यमी ऐसे जो लोन लेंगे उनके ऊपर 4 या 5 लोगों की एक टीम, ये उनके संरक्षक बनेगी। इन संरक्षण देने वालों में बैंक का भी आदमी होगा, एक आध व्यक्ति, कोई डिपार्टमेंट का भी होगा। जैसे हमने हर गांव पर अब संरक्षक तय कर दिए, क्लास 1 अधिकारी, एक एक गांव का एक एक संरक्षक होगा। आखिर हमारे 7,500 8,000 लोग हैं सरकारी क्लास 1 के अधिकारी, 6,700 गांव हैं, सब वार्ड भी मिला ले तो 9,000 हो जाएंगे। 9,000 मेरे क्लास 1 के अधिकारी हैं, तो हम क्लास 1 के अधिकारियों को एक दिया है काम डिपार्टमेंट का, वो करते हैं। लेकिन हम उनको कहेंगे कि भाई समाज सेवा भी कोई चीज होती है, सेवा भाव से हमने अपने हरियाणा को, अपने समाज को उठाना है, तो जिम्मेवारी तो हमारे क्लास 1 के जो सरकारी अधिकारी उनकी सबसे पहले बनती है। आखिर ये अच्छा खासा इनका सम्मान भी है, इनको साधन भी मिलते हैं, इनको गाड़ियां भी है, इनके पास तनख्वाह भी है। क्लास 1 का अधिकारी अच्छा खासा कमा लेता है, तो अगर एक्स्ट्रा काम भी उसके जिम्मे लगाएंगे, सप्ताह में या महीने में एक दिन जा करके करे संभाले, तो सारा सिस्टम हम संभाल सकते हैं। हमने ऐसे सारे सिस्टम बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये सब हमने किया है। बजट के पैरामीटर्स सारे हमने विदिन पैरामीटर्स हम हैं। आज एक एक्ट भी पास किया हमने। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो सारे पैरामीटर्स बजट के होते थे, उसमें कितनी मर्यादाएं हैं। उसके अंदर जैसे जीएसडीपी की और डेट की रेशो 25% है, फिर कभी ये और बढ़ जाती है। एनुअल जो हमारा डेट का जो रेशो है वो 3% है, फिर 3.5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4.5 हुआ। ये सब अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे वो परिवर्तन करते हैं हमको एक्ट में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन आज एक एक्ट हम ले आए हैं कि अब हमको हर बार बदलने की जरूरत नहीं है। जो एक्ट सेंटर का बनेगा, जो परसेंटेज वो तय करेंगे, उस परसेंटेज में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। इस एक्ट को हमने पास कर लिया, झंझट ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं लोग कि आप तो अभी 3% की बात कर रहे हो, सेंटर ने तो 4.5% कर रखा है। हम रहेंगे अभी 3 में ही, लेकिन हमारे पास स्कोप तो है। कल को आखिर सारे देश में सब प्रांतों के लिए जो किया जाता है, तो ये सोच के किया जाता है कि इस प्रांत को एक लीवरेज मिलनी चाहिए। आवश्यकता होगी तो हमारी करेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये पैरामीटर्स बना के रखना जरूरी इसलिए है कि भविष्य में हमारी जो सरकार जो भी आएगी, कोई भी चलाएगा, कोई सारी उम्र मनोहर लाल ने नहीं बैठे रहना। 5 साल बाद ज्यादा एक अवसर और मिल जाएगा हमको, इससे ज्यादा कहां जाएंगे। कोई तो आएगा ही बाद में, तो जब भी कोई आएगा उसको भी तकलीफ ज्यादा ना हो। यही विषय हमने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, आपने सुना होगा, मैंने बताया। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है, आदमी रिटायर हुआ, उसकी काम की जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसके बाद 25-30 साल तक वो जो सरकार, अगली सरकार है, काम किसी समय उसने किया, लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई कि अब इनकी पेंशन देते रहो। जब तक वो भगवान उसकी आयु लंबी करे, जब तक वो धरती पर है तब तक पेंशन लेगा ही, बाद में उसके परिवार की पेंशन जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम में ये हुआ कि अब ओल्ड तो हम देंगे ही देंगे जो रिटायर हो रहे हैं, न्यू साथ के साथ 14% पैसा अब उनके खाते में जाता रहेगा, ताकि ये बोझ आज से 25 साल बाद या 15 साल बाद ये बोझ सारा अगली सरकारों पर खत्म हो जाए। नहीं तो बहुत बड़ा, आज भी लगभग 12,000 करोड़ रुपया इस साल पेंशन न्यू एंड ओल्ड दोनों मिला के दे रहे हैं। अब उसके बाद न्यू तो चलेगी, ओल्ड तो खत्म हो जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये हमने किया ऐसा नहीं है, ठीक है, विचार कभी शुरू हुआ होगा 2003-4 में अटल जी के समय, लेकिन लागू किया मनमोहन सिंह जी का। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ के उनको बताई कि मनमोहन सिंह जी जब आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत वजन पड़ रहा है पेंशन का, और ये पेंशन इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो हमारे बाकी जो खर्चे हैं वो कहां से आएंगे। एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब चीजें हैं, एग्रीकल्चर भी है। तो ऐसी सब चीजों को बचाने के लिए एक बजट का, जैसे मैं कह रहा था कि ये तो एक दिशा क्या हो इसके लिए तय करना पड़ता है, वो हमने किया है। मोटे रूप से कुछ एक्ट की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा।
एक एक्ट हम लेके आए कि जो पुराने 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे 2025 तक। हरियाणा निरसन विधेयक जो लाए हैं, सेंटर में भी बड़ी मात्रा में जो पुराने एक्ट हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि कई बार तो पुराने एक्ट पर नए एक्ट बनने के बाद उनका वैसे ही निरसन हो जाना चाहिए, उनको विधिवत निरसन करने के लिए हमने यहाँ भी हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है। तो उस लॉ कमीशन की सिफारिश पर अभी इस बार 19 कानून ये रिपील किए गए। एक सुझाव आया कि आगे से ऐसे जो कानून होंगे वो लॉ कमीशन जो हमारी समीक्षा समिति है उसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट उस सेलेक्ट कमेटी जो विधानसभा की होगी पहले उसको जाएंगे और सेलेक्ट कमेटी भी उसका एक बार विश्लेषण कर ले, उसके बाद फिर इसको निरस्त किया जाएगा। एक कानून हम जो जेलों में कैदी यानी बंदी हैं, उन बंदियों की जो पैरोल होती थी वो पैरोल अभी तक बहुत डिस्क्रिशनरी थी, कोई नियम नहीं थे। जैसे कहते ना चेहरा देख के टीका लगाना, तो किसी को कुछ दे दी, किसी को कुछ दे दी, हमने उसके सिस्टम बना दिए हैं। तो सिस्टम के हिसाब से ही उनको पैरोल जो उसका अधिकार है उसको मिलेगा। इनको अच्छे आचरण का एक अधिकार पैरोल का मिलता है, तो उसका एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के हिसाब से कि कब कब कितनी कितनी पैरोल उसको मिल सकती है, वो भी एक एक्ट हम लेकर के आए हैं। एक विषय जो आज जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई कि पहले के समय में लोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जगह दे देते थे दान में, रोड बनानी है, रजवा बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, लोग पास जमीनें थी भी सही और उतनी वैल्यू भी नहीं थी, वहाँ की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई उसमें नहीं होती थी। उन्होंने दी, हमने बना दी। पिछले सालों में कई कोर्ट में केसेस आ गए कि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आज चूंकि जमीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय जमीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का, आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है, और फिर दान दी चीज वापस लेना तो ऐसे कहते हैं पाप है। दान दी चीज वापस थोड़ी को लेता है, लेकिन चूंकि दान इन्होंने नहीं दी, पिछली पीढ़ी ने दी है, वो कहते पाप लगेगा तो उनको लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा। नींद। तो इसके लिए हम एक्ट लेके आया कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा, कोई उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। 20 साल यानी अभी 20 साल, हाँ, जब भी कोई ऐसा विषय होगा तो 20 साल पहले, आज यानी जब भी लागू होगा, यानी आज तो 2022 होगा, 2022 से पहले। अब ये एक्ट तो वास्तव में जब इसकी कल्पना की गई थी 2 साल पहले की गई थी, लेकिन वो बीच में 20 साल तो मिनिमम है ना सर। हाँ 20 साल, पहले तो हो ही गए। हाँ 20 साल। इस 20 साल के अंदर किसी ने दिया हुआ है और कोई क्लेम करता है, नहीं कोई क्लेम करता है तो कोर्ट में जा सकता है। ये 20 साल पुराने, क्योंकि 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो आज तो जिसने दिया वही होगा। हाँ, तो इसलिए वो, और आज फिर अब समस्या ऐसी है भी नहीं, अब जिससे हम लेते हैं अब लिखवा लेते हैं, अब उसका नाम चेंज करा लेते हैं। भैया पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम करो तब स्कूल बनेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम करो तब अस्पताल बनेगा, पहले कोई नहीं कराते थे, इसलिए वो चल रहा था, इसलिए आगे समस्या ये नहीं आएगी। जल संसाधन मंत्रालय का एक प्राधिकरण का जो एक विधेयक आया है, उसमें जो पानी ये जो होता है ट्रीटमेंट जिसका होता है, ट्रीटेड वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का भी अब उपयोग हमको करना होगा
तो अभी तक उसका नियम सिस्टम नहीं था कि उसका कौन कितना रेट हो। ये ठीक है कि जो रॉ वाटर है, कैनाल वाटर, उससे तो कम ही रखना पड़ेगा हमें, ताकि उसका लोग लेना शुरू करें, चाहे इंडस्ट्री को जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर को जाएगा, चाहे वो बागवानी को जाएगा, या किसी और उपयोग में काम आएगा, या घरों में भी जिनको यूज़ है उसका यूज़ करेंगे, ताकि रॉ वाटर जो कैनाल का है उसकी हम बचत कर सकें और इस पानी का उपयोग कर सकें। इसके रेट्स क्या होंगे, तो हमारा जो जल संसाधन प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण को हमने इसको अधिकार दिया है कि वो इसका रेट तय किया करेंगे, हर शहर के हिसाब से वो रेट तय करेंगे। और बल्क जो टैरिफ है हमारे रॉ वाटर का, वो भी वो तय करेंगे। कैनरी वाटर जो जहाँ जहाँ देते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ को देते हैं या इंडस्ट्री को देते हैं, कहीं भी देते हैं, उस बल्क वाटर का रेट जो है वो तय करेंगे। क्योंकि अभी प्रेशर बहुत आते हैं कि पानी का रेट क्यों कर दिया, क्यों। आज पानी ऐसी चीज़ है कि जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, और पानी का राशनिंग, ये अगर हम सिस्टम में ध्यान नहीं किया इसका, तो फिर पानी आगे चल करके अगली पीढ़ी को तो मिलेगा ही नहीं। ज़मीन का पानी निकाल करके हमने इतना दोहन कर लिया उसका कि कई जगह पर 100-100 मीटर से भी नीचे पानी चला गया। और वहाँ अब हम आज अगर पावर से पानी निकालना चाहते हैं ना, तो 50 हार्स पावर से ज़्यादा मोटर लगानी पड़ती है, तो बिजली की भी खपत है, पानी नीचे खत्म हो रहा है, सूख रहा है। और बजट में आमजन का ख्याल रखा गया, ये मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया, और गरीब परिवारों के उत्थान पर सरकार का जोर है, ये सीएम ने कहा है। वहीं बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है और सभी वर्गों को इस बजट के जरिए लाभान्वित करने की कोशिश है। सभी क्षेत्र के लोगों की इसमें राय को शामिल किया गया। हमारा नारा सबका साथ सबका विकास, ये मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि इससे पहले तक अपनी बात रख रहे थे, बजट में आम जन का ख्याल रखा गया, इस बात को दोहराते हुए